नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अध्यारोपण के सिद्धांत तथा व्यतिकरण पर आधारित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लेते हैं पहला क्वेश्चन कि एक बिंदु पर दो भिन्न मार्गों से पहुंचने वाली लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। इस बिंदु पर अधिकतम ध्वनि या संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए एक मार्ग की लंबाई में वृद्धि करनी होगी। देखिए, हम जानते हैं संपोषी जो संपोषी व्यतिकरण होता है, उस संपोषी व्यतिकरण के अंदर तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो हमारे पास में होता है लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा, 3 लैम्ब्डा, इस प्रकार से होता है। लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होता है। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर है वो λ/2, 3 λ/2, इसी तरीके से 5 λ/2, 7 λ/2, मतलब λ/2 का विषम गुणज होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर दो पेड़ की, तो यहाँ पर पथांतर होता है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो विनाशी व्यतिकरण से किसी तरंग का हम संपोषी व्यतिकरण करना चाह रहे हैं तो लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, पथ की लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहां से λ/2 से लैम्ब्डा करने के लिए हमें λ/2 एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? λ/2 की वृद्धि करेगी। तो लैम्ब्डा माइनस λ/2, तो λ/2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है, λ/2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखें कि दो ध्वनि तरंगों में से प्रत्येक का आयाम a तथा आवर्ती ओमेगा है। उनकी कलाओं में अंतर π/2 है। यदि इन तरंगों को अध्यारोपित किया जाए तो परिणामी तरंग का महत्तम आयाम और कोणीय आवृत्ति क्या होगी? देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दोनों तरंगों के जो आयाम है a1 a2 से, जिसे हम पुट करते हैं a से दिया गया है, आवर्ती ओमेगा दी गई है, साथ में इन दोनों के मध्य जो कलांतर है वो π/2 का दिया गया है। हमें पूछा है आयाम। आयाम का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई का रूट, ये आयाम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a कोस 90 मतलब π/2, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देन यहां से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रह जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर का रूट जो कि √2a आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू है वो √2a आएगी, तथा जो ओमेगा है वो उतना ही रहेगा। परिणामी तरंग की आवर्ती भी उनकी आवर्ती के समान ही रहेगी। तत्पश्चात ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि अध्यारोपण के दौरान तरंगों के मध्य कलांतर 2π है तो परिणामी आयाम होगा। हमें फाई का जो मान है वो 2π दे रखा है, तो जो परिणामी आयाम होता है वो हमारे पास में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 2π आ जाएगा, और कोस 2π का मान होता है 1। देन यहां से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का रूट आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट। देन यहां से a1 प्लस a2 आ जाएगा। ये जो a1 प्लस a2 होता है वो मैक्सिमम होता है।
तो इस स्थिति के अंदर जो आयाम होता है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि इन दो समान आवर्तियों n और समान आयाम a की तरंगों को समान कला में अध्यारोपित किया जाए तो कुल तीव्रता समानुपाती होगी। यहाँ पर आवर्तियां समान है, आयाम समान है, a1 और a2 दोनों बराबर हैं और वो हमारे को क्वेश्चन में a के इक्वल दे रखा है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी। जो परिणामी तीव्रता है, कुल तीव्रता है, वो किसके समानुपाती होगी। तो यहाँ पर देखें, जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये फॉर्मूला होता है, व्यापक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आयाम है वो कितना होगा। परिणामी जो आयाम होता है उसको हम r से पुट कर रहे हैं। r बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। यहाँ पर a1 a2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस फाई का रूट आ जाएगा। इसे हम क्या लिख दें, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस फाई पुट कर दें और 2a स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई का रूट, और इसे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे 2a कोस 2a, सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा, देखिए 1 प्लस कोस फाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम कोस स्क्वायर 5/2 कोस स्क्वायर 5/2 पुट कर देंगे, तो 2 कोस स्क्वायर 5/2 का रूट ये आ जाएगा 2a कोस 5/2। ये r आ गया। तो जो i है वो r के वर्ग के समानुपाती है। देन यहां से इसका वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा i है वो 4a स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। किसके समानुपाती हो जाएगा? 4a स्क्वायर के। तो ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि यदि दो समान आयाम और समान आवर्ती की तरंगें अध्यारोपित होती है तो उसी आयाम का परिणामी विक्षोभ उत्पन्न करती, तो इनमें कलांतर क्या होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें यहाँ पर कहा गया है कि a1 और a2 दोनों सेम है, जो कि हमने a कंसीडर कर लिया। कितना मान लिया हमने? a। ये कहा जा रहा है कि r है वो भी a के इक्वल है, तो हमें फाई पूछा है, फाई की वैल्यू कितनी होगी। देखिए हम r का फॉर्मूला क्या जानते हैं, r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये जानते हैं। देन यहां से इस फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं पुट कर देता हूं a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा कोस फाई। एक a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कैंसिल हो गया है हमारे से यहां से। देन यहां से क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 कोस फाई, 1 प्लस 2 कोस फाई इक्वल टू 0। देन यहां से a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 कोस फाई इक्वल टू 0 और 2 कोस फाई इक्वल टू आ गया -1, कोस फाई इक्वल टू आ गया -1/2 और यहां से फाई बराबर आ गया 120 डिग्री, मतलब 2π/3। तो यहां पर 2π/3 मतलब 120 डिग्री आएगा। कितना आंसर आएगा? 120 डिग्री आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है, 350 हर्ट्ज आवर्ती, हमें n की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 350 हर्ट्ज। क्लियर।
फिर हमें क्या कहा गया है, आवर्ती की दो ध्वनि तरंगे, ध्वनि स्रोत है, एक तो ए दूसरा बी, समान कला में कंपन कर रहे हैं। उनके द्वारा भेजी गई तरंगों के अंतर्गत कण पी कंपन कर रहा है। दोनों तरंगों के द्वारा कण पी के आयाम है 0.3 mm और 0.4 mm है। एपी माइनस बीपी बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो कण का आयाम क्या होगा, वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 350 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए हमें ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, तो यहां से हम लैम्बडा निकाल लेंगे। लैम्बडा बराबर आ जाएगा हमारे पास में v अपॉन में n। तो v का मान 350, n का मान 350, लैम्बडा हमारे पास में आ गया है 1 मीटर। इसके अलावा दोनों के मध्य जो पथांतर है, पथों की लंबाई में अंतर है, दो तरंगें चल रही है, एक एपी बीपी दोनों स्रोतों से, और उनके मध्य जो पथांतर है डेल्टा अक्ष से पुट कर दें, जो कि 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर आयाम पूछा है, और आयाम का फॉर्मूला तब लगा पाएंगे, देखिए आयाम का फॉर्मूला होता है r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई का रूट, ये फॉर्मूला है। क्लियर। ये फॉर्मूला तब लगेगा हमारे पास में a1 a2 की वैल्यू है, a1 का मान 0.3 mm, a2 का मान 0.4 mm, लेकिन यहाँ पर कोस फाई की वैल्यू नहीं है, ये फाई चाहिए हमें। तो फाई जिसको हम कलांतर यहां पर कहते हैं, हमें कलांतर चाहिए। कलांतर फाई जो कि 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा अक्स के इक्वल होता है। तो यहां से इस फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कलांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर हमारे पास में इस फाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा अक्स। डेल्टा अक्स की जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे। तो ये हमारे पास में इस लैम्बडा की वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। लैम्बडा का जो मान है वो हमारे को 1 दे रखा है, तो ये इसमें 4 बार में चला गया। फाई की जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास में π/2। कितना आ गया है, π/2। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर r वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते हैं। तो r बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, कोस π/2 इधर पुट कर देंगे। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर, a2 का मान है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 0.3 गुणा में 0.4 गुणा में कोस π/2, कोस π/2 का मान 0, देन यहां से पूरा का पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो यहां से इनका 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर करके इसका हम सोल्व करेंगे तो r का मान हमारे पास में 0.5 आ जाएगा। तो जो r है वो 0.5 आएगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि समान आवर्ती के दो सरल आवर्ती स्रोतों A और B से उत्पन्न दो तरंगें एक सरल रेखा में संचरित हो रही है, बिंदु P पर पहुंचती है। P पर प्रत्येक तरंग का जो आयाम है वो A है। हमारे पास में दो तरंगें हैं, एक का आयाम A1, दूसरी का आयाम A2, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों का आयाम A बता रखा है। एक की कला B से π/3 से आगे है, एक की जो कला है वो A है वो π/3 कला से आगे है। साथ में हमें क्या दे रखा है कि दूरी AP और BP से, दूरी AP है वो BP से 50 सेंटीमीटर अधिक भी है। तो देखिए कलांतर हमारे को निकालना है, यहाँ से पथांतर की वजह से जो कलांतर क्रिएट हो रहा है वो कितना है। देखिए किसी भी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y बराबर a
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स से हम पुट करते हैं तो पथांतर के कारण से कितना कलांतर क्रिएट हो रहा है और कलांतर के कारण से, ये तो हमें पहले से ही दे रखा है π/3 है, और इसकी वजह से जो कलांतर है माइनस या प्लस का साइन इसमें होता है तो एक ही दिशा में संचरित हो रही है यहाँ पर ये दोनों तरंगे, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लेकर चल रहा हूं, तो इसकी वजह से कितना क्रिएट हो रहा है ये वाला हम ज्ञात करेंगे, पथांतर की वजह से ज्ञात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो A1 A2 बराबर दे रखे हैं। अब यहां पर हम ज्ञात करेंगे पथांतर, पथों की लंबाई का अंतर, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50 सेमी, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 बट्टे में 100 मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मीटर हमें दे रखा है। क्लियर? अब हम निकालेंगे यहां पर कलांतर, कला कोणों का अंतर पथांतर के फॉर्मूले से। फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो तरंग दैर्घ्य है वो 1 मीटर बता रखी है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2π/1, पथांतर हमें 1/2, तो कुल मिलाकर फाई का जो मान है वो पाई आ गया। तो ये तो पथांतर की वजह से कलांतर क्रिएट हो रहा है, तो कुल जो कलांतर है वो कितना हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। कुल जो कलांतर है वो हमारे पास में देखिए पाई माइनस π/3, तो ये आ गया 2π/3 मतलब 120 डिग्री आ गया। अब हमें पूछा है R जो कि A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कोस फाई के इक्वल होता है। A1 A2 दोनों बराबर दे रखे हैं, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। A² प्लस A² प्लस 2A² कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री का मान होता है माइनस में 1, माइनस का 1/2, तो A² प्लस A² प्लस 2A², इसका मान होता है माइनस में 1/2, तो माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस का A² आ गया, तो A² से ये वाला A² कट जाएगा, अंडररूट में A² हो जाएगा, जिससे हम A लिख सकते हैं। तो जो परिणामी आयाम है वो A के इक्वल होगा, तो यहां पर ऑप्शन A होगा, डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, कला संबद्ध स्रोतों में होता है, कला एक समान होती है। कला संबद्ध स्रोतों में देखिए कला और कला वेग समान होंगे क्या? तरंग दैर्घ्य, आयाम, कला वेग। देखिए कला तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवर्ती, कला संबद्ध स्रोतों में कला का समान होना जरूरी नहीं है, कला वेग समान होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य समान होगी, आयाम समान होगा, तो और आवर्ती समान होगी। देन यहां से ऑप्शन इसमें बी और सी दोनों सही होंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट इसमें आपको समझ लेना है ऑप्शन बी और सी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि दो लगभग समान आवर्ती के स्रोतों के कारण एक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता 0 होती है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन देखिए कि दोनों स्रोत विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूनतम तीव्रता 0 दे रखी है, तो विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं, ये भी मतलब बिल्कुल सही है। फिर आगे देखें इसमें क्या विपरीत कला में कंपन करने से ही तीव्रता 0 हो सकती है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दोनों स्रोतों के आयाम बराबर है, इससे तीव्रता का कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर दोनों स्रोतों द्वारा उत्पन्न सरल आवर्त गतियां आयाम में बराबर हैं, आयाम भी बराबर हैं, और दोनों सरल आवर्त गतियां एक ही सरल रेखा के अनुदिश हैं, तो ऑप्शन इसमें सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि दो ध्वनि तरंगे y1 बराबर 0.3 sin
2 पाई अपॉन लेम्बडा वीटी माइनस एक्स तथा दूसरी तरंग है उसका विस्थापन समीकरण हमें दे रखा है। यहाँ पर जो समस्त घटक है वो CGS पद्धति में है, तो उस स्थान पर जहाँ पर कलांतर π/2 है का परिणामी आयाम क्या होगा। परिणामी आयाम का फॉर्मूला R बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो हमें a1 की वैल्यू चाहिए, a2 की वैल्यू चाहिए, कोस फाई मतलब फाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये है a1, ये a1 है, ये जो वैल्यू है ये है a2, और इन दोनों के कला कोणों का जो अंतर है वो यहाँ पर है थीटा, जो कलांतर हमें क्वेश्चन के अंदर अलग से ही बता रखा है कि फाई बराबर है π/2। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, परिणामी आयाम आ जाएगा R बराबर 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 कोस π/2। कोस π/2 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 0। देन यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो 0.3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास में हो जाएगा, इसका आ जाएगा 0.5, और सभी मात्रक CGS पद्धति में है, देन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 2A और A आयाम वाली समान आवर्ती तथा गति वाली दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती है तो उनका परिणामी आयाम क्या होगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, R बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई का रूट। तो यहाँ पर a1 बराबर 2a और a2 बराबर दे रखा है a। आवर्ती दोनों की समान है, गति दोनों की समान है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो कलांतर है, कला कोणों का अंतर है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जो समान आवर्ती है इनकी, दोनों की आवर्ती समान है, गति इनकी समान है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है, तो फाई बराबर 0। देन R कितना आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस, देखिए जब फाई बराबर 0 होता है तो यहां पर हमारे पास में संपोषी व्यतिकरण होता है, और संपोषी व्यतिकरण में जो R है वो R1 a1 प्लस a2 हो जाता है, तो 2a प्लस a ये आ जाएगा 3a। तो इसमें ऑप्शन A सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, तो आयामों का अनुपात क्या होगा। देखिए I1 अपॉन I2 ये हमें दे रखा है 1/16, हमें A1/A2 पूछा है, ये कितना होगा। हमें जानते हैं कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इसे हम क्या पुट कर दें, A1/A2 बराबर रूट I1 अपॉन I2। तो 1/16 का रूट 1/4 आ जाएगा, 1:4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि निम्न चार तरंगों में से हमारे पास में चार स्रोत हैं S1 S2 S3 S4 की व्यतिकरण घटना में उपयुक्त प्रतिबंधों के अंतर होता है। आप यहाँ पर गौर करके देखिए कि इसका जो कला कोण है वो है kx प्लस ओमेगा टी, इसका है ओमेगा टी माइनस kx, इसका kx प्लस ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी माइनस kx। तो जिनका इन दोनों का जो कला कोण है वो समान है, साथ में इन दोनों का कला कोण भी समान है। जिनका कला कोण समान होगा उनमें व्यतिकरण की घटना हो सकती है, मतलब कि जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष नियत रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों जो पहला और तीसरा है इसमें ये साइन दे रखा है, यहाँ पर कोस दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम a साइन
इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का इनमें कलांतर हो जाएगा। तो पहली और तीसरी इक्वेशन के अंदर पाई बाई टू का कलांतर, दूसरी और चौथी के अंदर पाई बाई टू का कलांतर होगा। अब घटना कब घटित होगी, ऑप्शन एक एक करके देख लेंगे। S1 से 1 और S2 से 2 तरंग उत्सर्जित होती है तो व्यतिकरण की घटना घटित नहीं होगी। 1 और 3 के बीच में या 2 या 4 के बीच में हो सकती है। अगला ऑप्शन क्या है कि S3 से 2 और S4 से 4, S3 से 2 हो ही नहीं सकती, तो S3 और S4 के बीच में अध्यारोपण हो ही नहीं सकता। S2 से 2 और S2 से 4 इनके बीच में हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है, 2 दूसरी और चौथी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए कि समान आवर्ती एवं तीव्रता वाली दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के पश्चात तीव्रता 4 गुना बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है तो विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता घटेगी, जबकि यहाँ पर 4 गुना बढ़ा रहा है तो ऑप्शन गलत है। तीव्रता दुगुनी हो जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। आवर्ती 4 गुना हो जाती है। देखिए अध्यारोपण से जब व्यतिकरण की घटना होती है तो आवर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो व्यतिकरण तरंगें निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, y1 बराबर 5 साइन 2 पाई 10 t माइनस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट है, यहाँ तक है ब्रैकेट, फिर ये y2 बराबर है इस तरीके से है। तो तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। तीव्रताओं का अनुपात देखें, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। I मैक्सिमम और I मिनिमम क्या होगा, ये होगा R मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन R मिनिमम का स्क्वायर। तो R मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हमें A1 A2 देखने हैं, समझने हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें ये तो है A1 और ये है A2, तो यहाँ से A1 बराबर 5 और A2 बराबर 10 हम पुट कर देंगे। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 बट्टे में 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 15 बट्टे में माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, 9:1 आ जाएगा या सिर्फ 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक कण का विस्थापन अक्स बराबर 3 साइन 5 पाई टी प्लस 4 कोस 5 पाई टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये दो तरंगों के अध्यारोपण से मिलने वाला है। इसमें ये अक्स बराबर, चलिए 3 साइन 5 पाई टी प्लस में 4 कोस 5 पाई टी दे रखा है। इसे मैं क्या लिख दूं, 3 साइन 5 पाई टी प्लस यहां पर 4 साइन 5 पाई टी प्लस पाई बाई 2। तो इन दोनों के बीच में जो कलांतर है वो पाई बाई 2 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का। और पाई बाई 2 का होने का मतलब है कि इनके जो आयाम है, परिणामी आयाम कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5। यहां से आप देखें कि ये तो है A1, ये है A2 और ये है 5। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कोस 90। कोस 90 का मान होता है 0। देन यहाँ से 9 प्लस 16 प्लस 0 का रूट, तो ये आ गया अंडर रूट में 25 बराबर आ गया 5।
तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा 1 और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा 2। तो परिणामी आयाम क्या होगा? परिणामी आयाम का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो फाई निकाल लेते हैं यहां से। फाई देखिए कितना होगा। तो फाई निकालने के लिए यहां से इन दोनों के कला कोणों का अंतर कर लेते हैं। तो ओमेगा टी माइनस बीटा 2, इसमें से हम पहली तरंग का कला कोण ओमेगा टी माइनस बीटा 1 घटा देते हैं। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, बीटा 1 प्लस में हो जाएगा, बीटा 2 माइनस में हो जाएगा। फाई बराबर बीटा 1 माइनस बीटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। गौर करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो तरंगों का आयामों का अनुपात 2:1 है, तो इनके अध्यारोपण से अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन देखिए। दो तरंगों के आयामों का अनुपात a1 अनुपात a2 बराबर दे रखा है 2:1। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। I मैक्सिमम होता है a1 प्लस a2 अपॉन ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इसे हम a1 अपॉन a2 प्लस 1 a1 अपॉन a2 माइनस 1 से भी पुट कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें 2/1 प्लस 1 2/1 माइनस 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/1 स्क्वायर कर देंगे तो 9:1 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे इसमें ऑप्शन ए होगा 9:1। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है। इसमें अब की बार हमें जो तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है थोड़ा सा अलग है। चलिए I1 अपॉन I2 9/4 दे रखा है। ठीक है, हमें I मैक्सिमम बट्टे में I मिनिमम पूछा है। तो देखिए इसे हम क्या लिख दें A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर पुट करते हैं। इसे हम लिख दें A1/A2 प्लस 1 A1/A2 माइनस 1 और A1/A2 इसको हम क्या लिख दें I1 अपॉन I2। चलिए ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखेंगे आप यहां पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो I1 है वो A1 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और I2 है मतलब ये समानुपाती होगा A2 स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो I1/I2 ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो A1/A2 की जगह हम क्या लिख दें रूट I1 अपॉन I2 लिख देंगे। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर ये आ गया रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 और इसका भी होल स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 का मान कितना है वो 9/4 है। तो 9/4 का रूट माइनस प्लस 1 9/4 माइनस 1 और इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है। चलिए क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया 5/2 और ये आ गया 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया 5/1 का होल स्क्वायर मतलब 25:1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है
कि दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। हमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम पूछा है, जो कि A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के बराबर होती है। इसे हम A1 अपॉन A2 प्लस 1 A1 अपॉन A2 माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। A1 अपॉन A2 कितना हो गया, 4/3 प्लस 1, 4/3 माइनस 1। तो ये तो आ गया हमारे पास में 7/3 और ये आ गया 1/3। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर, तो 49:1 आएगा इसमें। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान दिशा में गतिमान तरंगों के समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दूसरी तरंग y2 बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस थीटा है, तो माध्यम के कणों का आयाम क्या होगा। r बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई का रूट, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a1 की जगह है a, a2 की जगह है a और दोनों के मध्य का जो कलांतर है वह थीटा। देन हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा का रूट, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा का रूट, 2a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा हमारे को मिल जाएगा, इसका रूट है हमारे पास में। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास में अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनको उपयोग में लेंगे हम। कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। देन क्या मिल जाएगा, 2a स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। देन r बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2a कोस थीटा बाई 2 मिल जाएगा। ऑप्शन हम गौर करके देखेंगे तो 2a कोस थीटा बाई 2 पहला ही ऑप्शन है, इसमें a ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 9:1 तीव्रता अनुपात वाली दो तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर I1 बट्टा I2 ये हमें 9:1 दे रखा है, I मैक्सिमम बट्टे में I मिनिमम ये पूछा है, जो कि रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 के स्क्वायर की इक्वल होती है। तो यहाँ से 9/1 का रूट प्लस 1, 9/1 का रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 9 का रूट हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टे में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर यह आ जाएगा 4:1। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, y1 हमें दे रखा है 4 sin ओमेगा t, y2 दे रखा है 3 sin ओमेगा t प्लस π/2, परिणामी आयाम पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें a1 दे रखा है, ये a2 दे रखा है और ये फाई दे रखा है, हमें आयाम पूछा है। तो आयाम का फॉर्मूला क्या है, r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देन यहाँ से रह गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9
का रूट, तो 25 का रूट आ गया, हमारे को मिल जाएगा 5 इसका आंसर। कितना आंसर मिल गया है? 5। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, y1 की वैल्यू हमें दे रखी है, y2 की वैल्यू दे रखी है, अध्यारोपण के पश्चात परिणामी आयाम पूछा है। देखिए y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। इसे हम y2 बराबर क्या लिख सकते हैं? a कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? a कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें फाई निकालना है, तो इनके कलाकोणों का अंतर कर देंगे हम। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। देन यहाँ से कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो ये आ गया हमारे पास में 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, 2 पाई अपॉन में 6 पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री आ गया है कुल मिलाकर। अब r बराबर क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। चलिए, प्लस 2a1 a2 कोस फाई होता है, ये रूट इसका आ जाता है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a यहाँ पर a1 a है, ये भी a है, प्लस में 2a इंटू a कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/2। देन हमें क्या मिल जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर का रूट। ये आ गया अंडररूट में 3a, अंडररूट में 3a आ गया। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे अंडररूट में 3 है, सी ऑप्शन होगा। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आप कि विस्थापन समीकरण y बराबर 1/रूट a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1/रूट b कोस ओमेगा टी द्वारा प्रदर्शित है, तो आयाम क्या होगा? तो यहाँ पर इस कोस ओमेगा टी को हम क्या पुट कर सकते हैं? चलिए एक बार इसको मैं पूरा ही लिख लेता हूँ। 1/में अंडररूट a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1/रूट b कोस ओमेगा टी है। इस कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस माइनस 1/में रूट बी। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? सॉरी, इसको मैं साइन की फॉर्म में पुट करूंगा, तो साइन की फॉर्म में इसको हम क्या लिख देंगे? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। देन इनके बीच में a1 बराबर तो हमारे पास में आ गया 1/में रूट ए, a2 बराबर कितना आ गया? 1/में रूट b, फाई बराबर कितना आ गया? पाई बाई 2, कलाकोणों का अंतर r पूछा है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई का रूट। यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है वो जब आप पुट करेंगे पाई बाई 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट, तो a1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1/रूट a का स्क्वायर प्लस 1/रूट b का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से 1/a प्लस 1/b का रूट आ गया। यहाँ से a प्लस b बट्टे में ab का रूट आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में r की वैल्यू ab अपॉन ab का रूट। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अध्यारोपण का सिद्धांत और व्यतिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे थे। विद्यार्थियों, अब हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित होगा। डॉपलर प्रभाव की जो थ्योरी है वो हमने देख ली थी, पढ़ ली थी, समझ ली थी, और अब हम उन पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।